नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट, टेक्नो लीगल एडवाइजर। आज हम पढ़ेंगे आईटी एक्ट 2000 के साइबर क्राइम्स, पेनल्टीज और एडजुडिकेशन के बारे में। इस टॉपिक से कई सारे स्टेट जुडिशरी में भी क्वेश्चन बनते हैं और काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप एलएलबी भी कर रहे हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसमें भी हमारा ये सब यूनिट होती है साइबर क्राइम, पेनल्टीज और एडजुडिकेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, तो हम इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो इसे हमें ध्यान से पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। साइबर क्राइम्स, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन क्या होता है, इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेनल्टीज के बारे में। इट इज डिफाइंड इन द चैप्टर 9 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। ये कौन से चैप्टर में डिफाइन है? चैप्टर 9 में डिफाइन है। सबसे पहले सेक्शन 43 क्या कहता है? पेनल्टीज एंड कंपनसेशन के बारे में बात करता है। किसकी? फॉर डैमेज टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और एक्सेट्रा। किसके पेनल्टी और कंपनसेशन के बारे में बात करता है? कंप्यूटर को डैमेज करने के, कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के और आदि। इन एनी पर्सन, if any person without permission of the owner or any other person who is in the charge of computer system or computer network। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना किसी परमिशन के, ओनर की परमिशन के या ओनर ने किसी दूसरे पर्सन को चार्ज दे रखा है कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का, यदि कोई दूसरा व्यक्ति बिना परमिशन, इन दोनों में से किसी एक की परमिशन भी नहीं है उसके पास, वो ऐसा करता है, एक्सेस करता है और सिक्योर एक्सेस टू सच कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का एक्सेस ले लेता है, या डाउनलोड, कॉपीज और एक्सट्रैक्ट एनी डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन और डेटा held or stored in any removable storage medium। या तो कंप्यूटर में से या कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम से डाउनलोड कर लेता है, या कॉपीज बना लेता है, या डेटा ही एक्सट्रैक्ट कर लेता है किसी रिमूवेबल स्टोरेज में। या सी क्या कहता है सेक्शन 43 का? इंट्रोड्यूस और कॉज टू बी इंट्रोड्यूस्ड एनी कंप्यूटर कंटामिनेंट्स और कंप्यूटर वायरस into a कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में या वायरस इंट्रोड्यूस कर देता है, वायरस डाल देता है। या डी में क्या लिखा है? डैमेज और कॉजेज टू बी डैमेज्ड एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस और एनी अदर प्रोग्राम रिसाइडिंग इन कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। या तो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उसके डेटा को डैमेज कर देता है, या उसके अंदर जो भी फाइल्स है उनको डैमेज कर देता है। या ई में क्या लिखा हुआ है? डिसरप्ट और कॉजेस डिसरप्शन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, या डिसरप्ट कर देता है या डिसरप्शन कॉज कर देता है। एफ में क्या कहता है? डिनाइज और कॉजेज द डिनायल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथराइज टू एक्सेस एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क बाय एनी मीन्स। या ओनर को या उसके ऑथराइज पर्सन या जिसको चार्ज मिला है उसको डिनाई कर देता है किसी भी मीन्स से, तो उन सब के लिए ओनर या इंचार्ज जो पर्सन है उसको पेनल्टी या कंपनसेशन मिलेगा। पेनल्टी उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी जो बिना परमिशन के ये सारे एक्ट करता है, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और कंपनसेशन किसको मिलेगा? ओनर या जो इंचार्ज व्यक्ति है कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का, उसको कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट 43 का जी क्या कहता है? प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंट टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर।
या किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाकर उस कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में कॉन्ट्रावेंशन क्रिएट करता है। मतलब दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि तू इस कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या कंप्यूटर में जाके एक्सेस ले ले। एच क्या कहता है, चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड ऑफ अ पर्सन टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन बाय टेम्परिंग विथ और मैनिपुलेटिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर में नेटवर्क। जो दूसरा व्यक्ति है वो ओनर की आइडेंटिटी को टेम्पर करके उस कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में एक्सेस ले लेता है। आई क्या कहता है, डिस्ट्रॉयज, डिलीट और अल्टर एनी इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग इन कंप्यूटर रिसोर्सेज और डिमिनिश वैल्यू और यूटिलिटी और अफेक्ट्स इट इंजूरियसली बाय एनी मीन्स। उस कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी चीज है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या स्टील कर लेता है। जे में क्या लिखा है, स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय और अल्टर और कॉजेज एनी पर्सन टू स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय और अल्टर कंप्यूटर सोर्स कोड यूज्ड फॉर अ कंप्यूटर रिसोर्सेज विद एन इंटेंशन टू कॉज डैमेज। ऐसा इंटेंशन ले कि उसका इंटेंशन ये हो कि डैमेज ही कॉज करना है कंप्यूटर सोर्स कोड को, उसको स्टील कर ले, कंसील कर ले या डिस्ट्रॉय करे या अल्टर करे, तो वो भी पेनल्टी के लिए, मतलब उसको पेनल्टी लगाई जाएगी। अमेंडमेंट एक्ट 2008, ये जो आई और जे जो पार्ट ऐड हुए हैं वो अमेंडमेंट एक्ट 2008 में ऐड हुए थे। अमेंडमेंट एक्ट 2008 में आया था, उसमें आई और जे पार्ट ऐड किए गए हैं सेक्शन 43 में। क्या लिखा हुआ है और दूसरा क्या आया था, ही शैल बी लाइबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू दी पर्सन सो अफेक्टेड। जो भी पर्सन अफेक्टेड हुआ होगा उसको कंपनसेशन मिलेगा। अगर ये सारी चीजें सिविल की तरीके से चलती हैं, सिविल कोड की तरह से चलती हैं, तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। और अगर क्रिमिनल ट्रायल में जाता है तो क्रिमिनल ट्रायल में पनिशमेंट कहां दी गई है, सेक्शन 66 में इन सारी चीजों की, इन सारे एक्ट्स की पनिशमेंट, जो भी हमने ए से जे तक पढ़ी चीजें, उन सारी चीजों की पनिशमेंट सेक्शन 66 में डिफाइन है। सेक्शन 66 अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 43A क्या कहता है। ये भी अमेंडमेंट एक्ट 2008 से आया था। क्या कहता है, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट डेटा को प्रोटेक्ट करने में फेलियर हो जाती है, तो जिसका भी डेटा लीक हुआ है, जिसके भी डेटा से उसको दिक्कत हुई है, लीक होने से दिक्कत हुई है, तो उसे कंपनसेशन मिलेगा। क्या लिखा हुआ है सेक्शन में, वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट possessing, dealing or handling any sensitive personal data or information in a computer resources which it owns, control or operates, is negligent in implementing and maintaining reasonable security practices and producer and thereby causes wrongful loss or wrongful gain to any person, such body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation to the person so affected। क्या बात की गई है, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, उसने कोई डेटा को पजेस कर रखा है या डील करता है या हैंडल करता है किसी सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस डेटा को प्रोटेक्ट करना है। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है कि डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो उससे किसी का रॉन्गफुल लॉस होता है और किसी को रॉन्गफुल गेन होता है। रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन हमें सेक्शन 23 ऑफ आईपीसी में दी गई है, उसी तरीके से यहां भी डील होगा। तो उसको कंपनसेशन देना होगा। जो भी बॉडी कॉर्पोरेट से सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डेटा लीक हुआ है, तो उसे कंपनसेशन देना होगा उस व्यक्ति को जो भी अफेक्टेड पर्सन है। कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा का कंपनसेशन नहीं मिल सकता है। ये सेक्शन हमने 43A में जाना।
नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 44 क्या कहता है। सेक्शन 44 कहता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एक्सेट्रा। क्या कहता है, इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर टू ए furnish any document, return or report to the controller or the certifying authority fails to furnish the same, he shall be liable to a penalty not exceeding 1,50,000 rupees for each such failure। क्या कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ डेटा डॉक्यूमेंट फर्निश या रिटर्न रिपोर्ट मांगा है कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने, मतलब किसी व्यक्ति से कोई डॉक्यूमेंट, रिटर्न या रिपोर्ट कुछ भी मांगा है कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने, अगर वो उनके सामने पेश करने से फेल हो जाता है तो उसे कितना फाइन लगेगा? मैक्सिमम क्या है? 1,50,000 का फाइन लगेगा प्रत्येक फेलियर का। मतलब अगर 3 डॉक्यूमेंट मांगे हैं और तीनों ही वो पेश नहीं कर पाया है तो तीनों के लिए 1,50,000 रुपए का फाइन होगा। मतलब एक डॉक्यूमेंट का 1,50,000 फाइन, फिर दूसरे डॉक्यूमेंट का 1,50,000 फाइन, तीसरे डॉक्यूमेंट का 1,50,000 फाइन। ऐसे तीनों का प्लस करके कितना होगा, उतना टोटल अमाउंट का फाइन उसे लगेगा। बी, फाइल एनी रिटर्न और फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, बुक्स or other documents within the time specified therefore in the regulation, fails to file, return or furnish the same within the time specified therefore in the regulation, he shall be liable to a penalty not exceeding 5,000 rupees for every day during which the failure continues। इसमें क्या कहा गया है कि अगर जिस व्यक्ति को कुछ भी इंफॉर्मेशन, बुक्स या दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड टाइम में लाने को कहा गया है, किसके द्वारा? कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा कुछ भी इंफॉर्मेशन, बुक्स या डॉक्यूमेंट्स जो भी स्पेसिफाइड टाइम में लाने के लिए कहा गया है उसमें वो लाने से फेल हो जाता है तो जितने दिन के लिए भी वो फेलियर होगा, हर रोज का उसे मैक्सिमम कितना, 5,000 रुपए का फाइन लगेगा। मैक्सिमम कितना है? 5,000 रुपए का फाइन लगेगा। बाकी मिनिमम तो वो रेगुलेशन जो भी प्रोवाइड करेगा कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसमें मेंशन होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना है? 5,000 प्रत्येक दिन का। हर रोज उसको 5,000 रुपए का फाइन लगेगा जब तक वो इंफॉर्मेशन, बुक्स या अदर डॉक्यूमेंट जो भी मंगवाया है वो दे नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट सी में क्या लिखा हुआ है? मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड, फेल्स टू मेंटेन द सेम, ही शैल बी लाइबल टू पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज। अगर कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने आपको कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने को बोला है या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को बोला है और आप वो सब करने में फेल हो जाते हैं, मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं, तो आपको फाइन लगेगा। मैक्सिमम कितना है? 10,000 रुपीज का हर रोज का फाइन लगेगा जब तक आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर लेते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 44। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 45 जो कि रेसिड्यूरी पेनल्टी के बारे में बात करता है। क्या कहता है? whoever contravenes any rules or regulation made under this act for the contravention of which no penalty has been separately provided shall be liable to pay compensation not exceeding 25,000 rupees to the person affected by the contravention or a penalty not exceeding 25,000 rupees। इस सेक्शन में कहा गया है कि यदि इस एक्ट में ऐसा कोई भी पेनल्टीज या रूल्स और रेगुलेशन में कहीं भी उसके रिलेटेड पेनल्टी डिसाइडेड नहीं है स्पेसिफिकली, तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उसको उस पेनल्टी के लिए, उस कंपनसेशन के लिए इस सेक्शन का यूज करके मैक्सिमम लिमिट है 25,000 रुपीज तक की पेनल्टी लगा सकता है। उसको अफेक्टेड पर्सन को मैक्सिमम 25,000 का कंपनसेशन दिलवा सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजुडिकेशन के बारे में। हमने पेनल्टीज और कंपनसेशन कंप्लीट कर लिया है।
अब हम स्टार्ट करेंगे एडजुडिकेशन के बारे में, वो भी चैप्टर 9 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 में लिखा हुआ है। सेक्शन 46 क्या कहता है? पावर टू एडजुडिकेट। इसमें फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ एडजर्निंग अंडर दिस चैप्टर वेदर एनी पर्सन हैज कमिटेड a contravention of any of the provision of this act or rules, regulation, direction or order made thereunder which renders him liable to pay penalties or compensation. The central government shall, subject to the provision of subsection 3, appoint any officer not below the rank of director to the government or an equivalent officer of the state government to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the manner prescribed by the central government. अब क्या हो गया है, हमारे कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो उसके लिए आईटी एक्ट में क्या कहा गया है कि हम भी एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, जो कि जिन भी पर्सन्स को दिक्कत होगी आईटी एक्ट में जो भी क्राइम्स डिस्क्राइब किए गए हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होगी, वो सबसे पहले हमारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के पास जाएंगे। अगर वहां केस सॉल्व नहीं होता है तो फिर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडजुडिकेटिंग कोर्ट्स की भी एक लिमिट्स है, जुरिस्डिक्शन डिसाइडेड है, उसको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लॉज 1 में क्या कहा गया है। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैसे अपॉइंट होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी, जिसका प्रोविजन हमें सब सेक्शन 3 में दिए गए हैं। ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो कि डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये दिया गया है। वो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। 1A में क्या कहा गया है? द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 shall exercise jurisdiction adjudicating matter in which the claim of injury or damage does not exceed 5 crores, provided the jurisdiction in respect of the claim of injury or damages exceeding rupees 5 crore shall vest with the competent court. 1A में कहा गया है कि 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से कम के जितने भी मैटर होंगे, जितने भी 5 करोड़ की पेनल्टी से कम में जितनी भी केसेस होंगे, वो सारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाएंगे पहले। अगर 5 करोड़ से ज्यादा जिनका भी पेनल्टी है, वो सारे जाएंगे कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर डायरेक्टली। ओके। अब क्लॉज 2 क्या कहता है? The adjudicating officer shall, after giving the persons referred to in subsection 1 a reasonable opportunity for making representation in the matter, and if on such inquiry he is satisfied that the person has committed the contravention, he may impose such penalties or award such compensation as he thinks fit in accordance with the provision of that section. ये क्या कहता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इंक्वायरी करेगा। अगर वो इंक्वायरी से सेटिस्फाइड है, दोनों पार्टीज को उसने सुन लिया है कि किसने क्या किया है, और इंक्वायरी से उसको पता चलता है या सेटिस्फाई हो जाता है कि उसे पेनल्टी इंपोज करनी है किसी भी पार्टी के ऊपर, तो वो पेनल्टी इंपोज कर सकता है। वो हमें क्या बताया गया है कि 5 करोड़ से कम की जितनी भी पेनल्टी वाले केसेस हैं उसमें वो डील करेगा, तो 5 करोड़ से कम की पेनल्टी वो इंपोज कर सकता है। क्लॉज 3 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अनलेस ही possess such experience in the field of information technology and legal or judicial experience as may be prescribed by the central government. क्लॉज 3 कहता है कि इसे किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं किया जाएगा जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज ना हो, लीगल या जुडिशियल एक्सपीरियंस ना हो। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। जिस भी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक्सपीरियंस है, लीगल और जुडिशियल का एक्सपीरियंस है, उसी को ही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। ये हमने क्लॉज 3 में जाना।
क्लॉज 4 क्या कहता है? वेयर मोर देन वन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आर अपॉइंटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट shall specify by order the matter and places with respect to which such officer shall be exercised their jurisdiction. अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक जुरिस्डिक्शन में एक से ज्यादा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है. अब सपोज 3 एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी कि आप इस मैटर में डील करो, आप इस मैटर में डील करो और आप इस मैटर में डील करो. तीनों को एक ही मैटर में डील करने के लिए नहीं बिठाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा केसेस आए हैं तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किए हैं, तो सबको अलग अलग तरीके के केसेस दिए जाएंगे. 5th क्लॉज क्या कहता है? एवरी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट which are conferred on the appellate tribunal under subsection 2 of the section 58. क्या कहा गया है कि प्रत्येक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को सिविल कोर्ट्स की पावर होंगी, और जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स जो पावर्स बताई गई है सेक्शन 58 के सब सेक्शन 2 में, वो सारी पावर्स हैं. हम देखते हैं कि सेक्शन 58 के क्लॉज 2 में क्या क्या पावर्स बताई है. Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him oath. वो किसी भी व्यक्ति को समन करके बुला सकता है. B. Requiring the discovery and production of the document or other electronic record. वो किसी भी डॉक्यूमेंट को रिक्वायर करने के लिए मंगा सकता है. Receive evidence on affidavit. एविडेंस पर एफिडेविट मांग कर सकता है. Issuing commission for the examination of witness और document. कमीशन को इशू कर विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन बिठा सकता है. रिव्यूइंग द डिसीजन को रिव्यू कर सकता है. डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट्स एक्स पार्टे और एनी अदर मैटर विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड. और दूसरे मैटर जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो भी कर सकता है, जो कि सिविल कोर्ट्स कर सकती है. जो भी सिविल कोर्ट्स कर सकती है वो सारी चीजें एपीलेट हमारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कर सकते हैं. नेक्स्ट ए में क्या कहा गया है? ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर इट शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ आईपीसी. जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा. जैसे 193 में हमारे क्या कहा गया है? सेक्शन 193 क्या कहता है हमारा? पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एविडेंस. अब आईटी एक्ट में फॉल्स एविडेंस की चीज तो बताई नहीं गई है, तो जैसा भी सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी में बताया गया है फॉल्स एविडेंस के लिए, उस तरीके से डील किया जाएगा. सेक्शन 228 क्या कहता है? इंटेंशनल इंसल्ट एंड इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन दी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. जो भी सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बैठा हुआ है, उसकी इंसल्ट करना, वो भी हमारे आईटी एक्ट में नहीं है. तो वो सेक्शन जिस भी तरीके से डील करता है हमारा सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी, उसी तरीके से इसमें भी डील किया जाएगा. अब बी क्लॉज क्या कहता है? shall be deemed to be civil court for the purpose of section 345 and 346 of the code of criminal procedure. सिविल कोर्ट की तरह वो डील करेगा जो भी पर्पस सेक्शन 345 और 346 में प्रोवाइड किए गए हैं सीआरपीसी के. अब सीआरपीसी के 345 और 346 में क्या है? सेक्शन 345 प्रोवाइड विच व्हेन एनी सच ऑफेंस इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 175. जो भी सारे सेक्शन 175, 178 और 179, सेक्शन 180 और सेक्शन 228 के अंदर चीजें डिस्क्राइब की गई है, वो सारी 345 में कवर होती है. 345 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए बात करता है. 346 क्या कहता है? प्रोसीजर वेयर कोर्ट कंसीडर्ड दैट केस शुड नॉट बी डेल्ट विथ अंडर सेक्शन 345. 346 क्या कहता है? जो भी चीजें 345 के अंडर डील नहीं की जाएंगी उसका प्रोसीजर हमने 346 में डिस्क्राइब किया है. अब क्लॉज सी क्या कहता है?
shall be deemed to be civil code for the purpose of order 21 of the civil procedure code 1908। क्या कहता है कि सिविल कोड की तरह डील करेगा जो भी पर्पस हमने ऑर्डर 21 में प्रोवाइड किए गए। अब 21 क्या कहता है? ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर के बारे में बात करता है। ओके, अब हम देखते हैं सेक्शन 47 क्या कहता है। सेक्शन 47 कहता है फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। और जो भी फैक्टर्स अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को डिसीजन देते समय ध्यान में रखने हैं उसके बारे में सेक्शन 47 में लिखा गया है। क्या कहता है? वाइल एडजुडिकेटिंग द क्वांटम ऑफ द कंपनसेशन अंडर दिस चैप्टर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल हैव ड्यू रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अगर कॉम्पनसेशन दिलवाना है तो जो भी चीजें क्वांटिटी जैसे भी डिसाइड करनी है कॉम्पनसेशन की, उनके लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं कि वो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख के कॉम्पनसेशन डिसाइड करेगा। क्या क्या है? ए में क्या लिखा है? the amount of gain of unfair advantage wherever quantifiable made as a result to be dealt। जितना भी अनफेयर एडवांटेज से जितना भी अमाउंट गेन हुआ है उतना आप कंपनसेशन दिलवा सकते हो। बी में क्या है? द अमाउंट ऑफ लॉस कॉज्ड टू एनी पर्सन एज रिजल्ट टू बी डेल्ट। जितने अमाउंट का लॉस हुआ है उतना अमाउंट आप दिलवा सकते हो। सी द रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट। और आपको यह भी देखना है कि जो ऑफेंडर है उसका रिपीटेटिव नेचर तो नहीं है, तो उस हिसाब से आप उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सेक्शन 47 में दी गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑफेंसेस के बारे में पढ़ना। इट इज डिफाइंड इन चैप्टर 11 ऑफ द आईटी एक्ट 2000। हमारे साइबर क्राइम्स कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 11 में डिस्क्राइब्ड है। सेक्शन 65 क्या कहता है? टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से को टेम्पर करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और फाइन फॉर ऑफ 2 lakhs और बोथ। 3 साल की सजा हो सकती है, 2 लाख तक का फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 66 क्या कहता है? कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस और एनी एक्ट मेंशन्ड इन सेक्शन 43। जो भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस होंगे और जो सेक्शन 43 में मेंशन्ड सारे ऑफेंसेस हैं उनमें से अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है तो उसको 3 साल तक की सजा, फाइन जो कि 5 लाख रुपए तक एक्सटेंड हो सकता है, या दोनों। क्या 3 साल की सजा भी मिल सकती है, 5 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 66A क्या कहता है? सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। अगर कोई व्यक्ति ऑफेंसिव मैसेज भेजता है कम्युनिकेशन सर्विस का यूज करते हुए तो उसको 3 साल की सजा, 1 लाख रुपए तक का फाइन, या दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 66B क्या कहता है? डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइस। डिसऑनेस्टी की नियत रख के कंप्यूटर रिसोर्सेज या कंप्यूटर डिवाइस को चुराता है तो उसे 3 साल की सजा, 1 लाख रुपए तक का फाइन, या दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 66C क्या कहता है? आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी चुरा लेता है कम्युनिकेशन सर्विस में तो उसको 3 साल की सजा, 1 लाख रुपए तक का फाइन, या दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 66D क्या कहता है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति बन के, मतलब जो ओनर है उस व्यक्ति का पर्सोनेशन करके कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज कर लेता है या चुरा लेता है, जो भी एक्सेस कर लेता है, तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 66D में दी गई है। इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years, फाइन 1 लाख रुपीज और बोथ।
3 साल की सजा भी हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 66E क्या कहता है? वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को वॉयलेट कर देता है तो उसे 3 साल की सजा, 2 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 66F क्या कहता है? साइबर टेररिज्म। अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी को हानि पहुंचाता है, टेररिज्म करता है, साइबर टेररिज्म करता है, तो उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। सेक्शन 67 क्या कहता है? पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर कोई व्यक्ति पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है कुछ भी ऑब्सीन मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसे 5 साल तक की सजा या 10 लाख रुपए तक का फाइन मिलता है। ये सजा और फाइन सब्सिक्वेंट क्रिमिनल के लिए है। अगर वो दूसरी बार या लगातार करता है तो 5 साल या 10 लाख रुपए तक का फाइन है। अगर वो ऐसा पहली बार करता है, कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा ऑफेंस करता है, तो 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का फाइन है। अगर वो सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है तो उसका क्या सजा कितनी हो जाएगी? 5 साल और 10 लाख रुपए तक का फाइन। अब हम देखते हैं सेक्शन 67A क्या कहता है? पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा। अगर कोई व्यक्ति पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है कुछ भी जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है ऑनलाइन, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसे इम्प्रिजनमेंट 7 साल की और फाइन 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। ये फाइन और इम्प्रिजनमेंट सब्सिक्वेंट ऑफेंडर का है। अगर वो ऐसा पहली बार करता है तो 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का फाइन है। अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है तो उसका इम्प्रिजनमेंट बढ़ा दिया गया है, लेकिन फाइन सेम है। नेक्स्ट है सेक्शन 67B क्या कहता है? पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर कोई व्यक्ति पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है ऐसा कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल जो कि चिल्ड्रन को डिपिक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसकी सजा कितनी है? 7 साल की सजा है और 10 लाख रुपए तक का फाइन है। ये है फाइन और सजा सब्सिक्वेंट ऑफेंडर का। अगर वो ऐसा पहली बार करता है कोई व्यक्ति तो 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का फाइन। 7 साल और 10 लाख रुपए का फाइन सब्सिक्वेंट ऑफेंडर के लिए है। सेक्शन 67C क्या कहता है? फेलियर टू प्रिजर्व एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरीज। अगर इंटरमीडियरीज प्रिजर्व और रिटेन करने में फेल हो जाते हैं इंफॉर्मेशन को, तो उसके लिए 3 साल की सजा है और फाइन है। सेक्शन 68 क्या कहता है? फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय द कंट्रोलर। जो भी डायरेक्शन कंट्रोलर द्वारा दिए गए हैं उसको कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं व्यक्ति, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू 1 लाख रुपीज। ओके। सेक्शन 69 क्या कहता है? फेलियर टू असिस्ट द एजेंसीज रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 3 इन regards to the interception or monitoring or decryption of any information through any computer resources, imprisonment up to 7 years and fine। ये क्या कहता है? अगर एजेंसी द्वारा ऐसा कोई भी चीज मांगी गई है मॉनिटर करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए, इंटरसेप्शन करने के लिए, उसको कहा गया है कि इंफॉर्मेशन आपको इस कंप्यूटर रिसोर्सेज से ये निकालनी है, क्या मॉनिटर करना है या डिक्रिप्ट करना है किसी भी इंफॉर्मेशन को, अगर ऐसा करने में फेल हो जाते हैं तो 7 साल की इम्प्रिजनमेंट और फाइन है। नेक्स्ट क्या कहता है? सेक्शन 69A क्या है? फेलियर ऑफ द इंटरमीडियरी टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। अगर इंटरमीडियरी को जो डायरेक्शन दी गई है किसी चीज को ब्लॉक करने के लिए, मतलब पब्लिक एक्सेस उसे नहीं मिलना चाहिए, उसे ब्लॉक करने के लिए कहा गया है, या किसी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है और ऐसा नहीं होता है इंटरमीडियरी द्वारा,
तो 7 साल की सजा और फाइन का पनिशमेंट दिया जाएगा। सेक्शन 69B क्या कहता है? इंटरमीडियरीज हु इंटेंशनली और नोइंगली कॉन्ट्रावीन्स the provision of subsection 2 in regard to monitor and collect traffic data or information through any computer resources for cyber security, imprisonment for 3 years and fine। ये कहा गया है कि यदि कोई इंटरमीडियरी इंटेंशनली या नोइंगली सब सेक्शन 2 के क्लॉजेस को कॉन्ट्रावीन करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और फाइन की पनिशमेंट हो सकती है। सेक्शन 70 क्या कहता है? एनी पर्सन हु सिक्योर एक्सेस और अटेम्प्ट टू सिक्योर एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सिक्योर्ड कंप्यूटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसको एक्सेस करता है या अटेम्प्ट करता है उसको एक्सेस करने का तो उसे इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी अप टू 10 ईयर्स और फाइन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 70B क्या कहता है? Any service provider, intermediaries, data centers, body corporate or person who fails to provide the information called for or comply with the direction issued by Indian Computer Emergency Response Team। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडियरीज, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट और या कोई व्यक्ति जो भी इंफॉर्मेशन या जो रेगुलर डायरेक्शंस कंप्लाई करने हैं जो कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम क्या ICERT द्वारा जो भी डायरेक्शन या इंफॉर्मेशन मंगाई गई है या डायरेक्शन इशू किए गए हैं उसको कंप्लाई करने में फेल हो जाता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर मतलब 1 साल तक की सजा और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपए तक का फाइन और दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 71 क्या कहता है? पेनल्टीज फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई व्यक्ति मिस रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसका फाइन क्या है? इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर 2 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 72 क्या कहता है? ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अगर कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच कर देता है या प्राइवेसी को ब्रीच कर देता है किसी भी व्यक्ति का तो उसे 2 साल तक की सजा 1 लाख रुपए तक का फाइन और दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? सेक्शन 72A क्या कहता है? एट क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन को लीक कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है तो उसको 3 साल तक की सजा 5 लाख रुपए तक का फाइन और दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 73 क्या कहता है? पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स। अगर कोई व्यक्ति फेक सर्टिफिकेट मतलब फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पब्लिश करता है तो उसकी सजा 2 साल तक की हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। लास्ट हमारा ऑफेंस सेक्शन 74 क्या कहता है? पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। अगर कोई व्यक्ति फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाता है तो उसे 2 साल तक की सजा 1 लाख रुपए तक का फाइन और दोनों भी हो सकते हैं। तो आज हमने कवर किया पेनल्टीज, एडजुडिकेशन और ऑफेंसेस। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हम शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।